उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। जब वो अब अपने चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, इन्हीं सब पार्टियों में शामिल है सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर संदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज इनसे ही हम जानेंगे कि इनकी पार्टी का गठन कब हुआ, इनकी पार्टी किस तरीके से 2000 विधानसभा चुनाव में 22 में आने वाली है, किस तरीके से उनकी पार्टी की रणनीति है कि विधानसभा चुनाव में वो उतरेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, नमस्कार, धन्यवाद। सर, आपकी ये पार्टी कब गठित हुई थी? देखिए, ये पार्टी बहुत पुरानी है। ये पार्टी 1934 में बनी थी, आज़ादी के पहले, कांग्रेस पार्टी के अंदर। तब इसका नाम हुआ करता था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जी। और इसको बनाने वालों में आचार्य नरेंद्र देव उसके पहले अध्यक्ष थे, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे, और जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनकी तानाशाही के खिलाफ आपातकाल जब देश पे लगा था, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनको ये माना जाता है कि गांधी के बाद भारत के सबसे बड़े राजनीतिक चिंतक हैं। इस तरह के लोग थे इस पार्टी के पीछे। ये पार्टी आज़ादी के बाद कांग्रेस से अलग हो गई, क्योंकि कांग्रेस की बहुत सारी नीतियों से वो उसका समर्थन नहीं था उनको, और उसके बाद इसने स्वतंत्र भारत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोवा को आज़ाद कराने के आंदोलन में डॉक्टर लोहिया अग्रणी नेता थे। आज़ादी के पहले सन 42 का भारत छोड़ो आंदोलन, जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो गए थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, तो वो पूरा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जो था, वो लोहिया और जयप्रकाश ने उसको भूमिगत रह के चलाया। और फिर मैंने जैसा बताया, इंदिरा गांधी ने जब इस देश में लोकतंत्र ख़त्म कर दिया था, तो उसको वापस लाने का काम जयप्रकाश आंदोलन ने किया। तो ये इतनी महत्वपूर्ण पार्टी है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये पार्टी बिखर गई थी और इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए। इसी में से समाजवादी पार्टी निकली है उत्तर प्रदेश में, इसी में से राष्ट्रीय जनता दल निकला है बिहार में, इसी में से लोकदल भी इसी में शामिल था पहले, वो इससे निकला, अलग हुआ। बल्कि जनता पार्टी जो बनी थी, तो जनसंघ भी उसमें शामिल था, उसी से भारतीय जनता पार्टी भी निकली। लेकिन जो सोशलिस्ट विचार की पार्टियां हैं, उसमें मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और इस तरह की पार्टियां थी। लेकिन जो मूल पार्टी थी, उसका वो ज़िंदा नहीं हुई। उसको ज़िंदा करने का काम 2011 में जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने किया, जिनके नाम पे सच्चर कमेटी एक बनी थी मनमोहन सिंह की सरकार में, और उन्होंने देश के अंदर मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन किया था। 2011 में पार्टी फिर से ज़िंदा की गई है और अब उसको खड़ा किया जा रहा है। और आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश से हम लोगों के 8 से 10 उम्मीदवार होंगे, और लखनऊ में भी हो सकता है कि एक सीट पे हम लोग लड़ाई लड़ें। सर, अभी आप लोगों का लखनऊ में जो जिस उम्मीदवार को आप उतारेंगे, कहाँ से उतारेंगे आप? लखनऊ में जो विचार चल रहा है, लखनऊ पश्चिम की सीट है, और एडवोकेट मोहम्मद शोएब, जो इस समय उत्तर प्रदेश सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष हैं और अपने छात्र जीवन से सोशलिस्ट रहे हैं, और यहाँ विश्वविद्यालय से उन्होंने लॉ की पढ़ाई पढ़ी है। अपने कॉन्वोकेशन में जब भारत के राष्ट्रपति वी गिरी आए थे, तो उन्होंने अपनी डिग्री फाड़ दी थी, ये कहते हुए कि हमको डिग्री नहीं, रोज़गार चाहिए, जबकि रोज़गार इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। तो इस तरह की पार्टी है जो इंसान के जीवन से जुड़े हुए मौलिक मुद्दों को उठाती रही है, और शोएब साहब भी सारी ज़िंदगी उन्होंने इसी काम में लगाई। बहुत सारे ऐसे नौजवान जो ख़ास करके जिनको आतंकवादी घटनाएं बताया जाता था, उसमें जेल चले जाते हैं, जिनके कोई मुकदमे नहीं लड़ता है, उन्होंने खतरा उठा के भी मुकदमे लड़े। कोर्ट के अंदर उनके ऊपर हमले हुए, लेकिन फिर मुकदमे लड़के उन्होंने ऐसे लोगों को छुड़ाया, 13-14 लोगों को। नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ जो आंदोलन चला। सर, जो अभी 2019 में सीए और एनआरसी का मुद्दा केंद्र सरकार से पास हुआ, तो इसका लेकर भी राजधानी लखनऊ में बहुत प्रदर्शन हुआ, तो उसमें आपका क्या मतलब, आपने क्या विरोध किया? उसमें हम सब लोग विरोध कर रहे थे, और महीनों तक यहाँ प्रदर्शन भी महिलाओं ने किया, और आप इसी मुद्दे को लेकर आज आपकी पार्टी मतलब मीटिंग भी हो रही थी। जी। 19 दिसंबर को मेरे घर के बाहर भी पुलिस लगी थी, शोएब साहब के घर भी बाहर पुलिस लगी थी। शोएब साहब को गिरफ़्तार भी कर लिया गया, 1 महीना वो जेल में रहे। उस आंदोलन में उनके खिलाफ नोटिस आई है, 64 लाख रुपए की वसूली उनसे की जानी है, इसकी नोटिस है।
तो अच्छा, वो जो दंगे प्रसाद हुए, जो हर जगह दंगा करवाया गया, तो उसमें उनका भी नाम शामिल उनका है? नाम भी है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि वो उसके मास्टरमाइंड थे, जबकि वो 19 दिसंबर को घर में थे। उनके घर के बाहर पुलिस लगी थी, वो घर से निकल नहीं सकते थे, फिर भी उनके खिलाफ मुकदमा हो गया और उनको 1 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। और जेल से जब वो निकले तो सीधे घंटा घर आए। तो ये उनकी आंदोलन के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है कि जेल और गिरफ्तारी से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग ये जो राष्ट्रीय नागरिकता संशोधन अधिनियम है और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जो है, इसके पूरी तरह से खिलाफ है और हमारा मानना है कि ये वापस होना चाहिए। लेकिन चुनाव में जो मुख्य मुद्दे हम लोग उठाने वाले हैं, समान शिक्षा प्रणाली, उत्तर प्रदेश में जस्टिस सुधीर अग्रवाल का जजमेंट लागू हो, हर एक सरकारी तनख्वाह पाने वाले का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े, सुधीर अग्रवाल का 2018 का जजमेंट, हर एक सरकारी तनख्वाह पाने वाला सरकारी अस्पताल में इलाज कराए, बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए रोज़गार गारंटी का कानून जैसे गांव में है उसी तरह से शहरों के लिए पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे भी नौजवान नवयुवतियों के लिए बने, ताकि पढ़े लिखे लोग तो आजकल बेरोजगार हैं। 69,000 शिक्षक जो भर्ती है, 11 दिन से अभी फिर से प्रदर्शन उन लोगों का चल रहा है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, तो हम लोगों ने पूरा एक बिल बना के रखा हुआ है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस शिक्षित बेरोजगार के लिए रोजगार गारंटी अधिनियम, जैसे कि गांव के लिए महात्मा गांधी। तो 100 दिन का रोजगार सबको मिले और कम से कम 1 लाख रुपए हर एक नौजवान नवयुवती के खाते में जाए जिसके पास काम नहीं है, ऐसा एक बिल है। और हम चाहते हैं कि वो संसद में पेश हो और उस पर कानून बने मनरेगा जैसा। ये हमारा मुद्दा है। चौथा मुद्दा हमारा किसानों का है। किसान 7 महीने से बैठा हुआ है सीमा पे दिल्ली की। 3 कानून वापस होने हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य कानूनी गारंटी बनना है। अभी आने वाले शुक्रवार को उन्नाव में हम चंदा इकट्ठा करने जा रहे हैं जिला मुख्यालय पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपना धान बेचा था, जिनको अभी तक पूरा पैसा नहीं मिला है न्यूनतम समर्थन मूल्य के हिसाब से। तो किसान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उसकी कानूनी गारंटी बने। और 5वां मुद्दा हमारा रहेगा कि CA NRC वापस हो। जी सर, अभी ये आपकी एक किचन भी चल रही है, तो इसके बारे में आप कहेंगे कितने दिनों से आपकी ये चल रही है? नहीं, ये तो हम लोग करते रहते हैं। इस बार तो किचन का काम इतना नहीं हुआ। पिछले लॉकडाउन में तो हमारे 12 किचन चल रहे थे लखनऊ में। अच्छा। और पूरे देश में 23 चल रहे थे, जिसमें एक कलकत्ता में भी चल रहा था। अच्छा। इस बार हमारे सलमान भाई ने और इनके साथियों ने मिलकर 5 रसोइयाँ चलाई हैं लखनऊ के अंदर, जिसमें से एक रसोई अभी भी चल रही है, वो हमारे पार्टी कार्यालय के बाहर। इस बार हम लोगों ने ज़्यादा काम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का किया है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में 35 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से लगे हुए हैं, जिन लोगों को ऑक्सीजन की कमी है उनको ऑक्सीजन दिया जाता है। सर, सरकार तो कह रही थी कि ऑक्सीजन की कमी हो ही नहीं रही है, लोग ऐसे ही मरे जा रहे हैं हॉस्पिटल में। भाई, ये तो आप भी जानती हैं कि ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग एम्बुलेंस में मरे हैं, अस्पताल के बाहर इंतज़ार करते हुए, है ना। तो ये तो सरकार झूठ बोल रही है। आगरा का सब जो पूरा मामला सामने आया है कि एक अस्पताल वाले को ऑक्सीजन 5 मिनट के लिए ऑफ करनी पड़ी क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, और वहाँ पे 19-20 लोग मर गए 2 दिन के अंदर, 22 लोग 2 दिन में मर गए। तो ये तो सब तथ्य हैं। वहाँ पे 5 मिनट के लिए मॉक ड्रिल किया गया था, ऑक्सीजन बंद कर दिया गया, जिससे 22 मरीजों की मौत हो गई थी। जी, हमारा सवाल उससे बड़ा है। कफील खान को आपने जो है इसीलिए निकाला था क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी से 36 बच्चे मरे थे, ठीक है ना, जबकि वो बेचारा अपने पैसे से ऑक्सीजन सिलेंडर ला रहा था। इस बार कितने लोग निकाले गए? जो ऑक्सीजन की कमी से जितने लोग मरे हैं, इस बार कितने कफील खान निकाले गए इस सिस्टम से? सरकार कहीं ना कहीं सर लॉकडाउन में, कोरोना काल में विफल साबित हुई है। तो मैंने अपनी बात कह दी। अगर आपने कफील खान को इसलिए नौकरी से निकाला है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चे मरे, तो इस बार किसको किसको निकलना चाहिए? पूरी सरकार ही निकलनी चाहिए। जी। सर, आखिरी में जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जनता को हम क्या कह सकते हैं, राजनीति से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। इस देश की राजनीति सांप्रदायिकता के आधार पर नहीं चल सकती, हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत पैदा करके नहीं चल सकती, जाति के आधार पे नहीं चल सकती कि आप जाति का वोट एक साथ कर लें और फिर आप सौदेबाजी करें। कोई उप मुख्यमंत्री बनना चाहता है, कोई 5 मुख्यमंत्री बना रहा है। जनता के मुद्दों पे राजनीति होनी चाहिए। जनता के मुद्दे हैं गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा की कमी,
स्वास्थ्य की कमी, ये मुद्दे हैं जनता के, जिससे इस देश की जनता का जीवन बेहतर होगा और समाज में सभी जाति, सभी बिरादरी और धर्म के लोगों के बीच में जो सामंजस्य बनाई हुआ है, हमारी संस्कृति है भारत की। इस देश में तमाम अलग अलग विचारों को मानने वाले लोग साथ में मिल के रहते आए हैं, वो हमारी संस्कृति कायम रहनी चाहिए। सर, हमसे बात करने के लिए हमारे चैनल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि सर ने बताया अभी कि इनके कई मुद्दे हैं जो ये विधानसभा चुनाव में 2022 विधानसभा चुनाव में आएंगे और सरकार की तरफ जनता को मुहैया भी कराएंगे। अभी हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सो न्यूज़ 24 और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।